हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। ऑनलाइन संस्कृत साहित्य के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं आकिफ सैफ़ी आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड की ये दूसरी क्लास है। पिछली कक्षा में हमने बहुत सी चीज़ों को समझा है। संभवतः चीज़ें समझ में भी आई होंगी आपके, और प्रयास यही रहता है कि चीज़ों को हम ज़्यादा से ज़्यादा समझें। ठीक है, बिना किसी भूमिका के, बिना किसी देरी के, क्योंकि कल काफ़ी बातचीत आपकी और हमारी हो गई है और टॉपिक को हम प्रारंभ करते हैं। जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से प्रारंभ करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? कल हमने अधिगम तक पढ़ लिया था। ठीक है, कल की कक्षा हमने अधिगम तक समाप्त कर दी थी। आज हम उसके आगे प्रारंभ करेंगे। जो कल हमने पढ़ा था उसको पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि टीचिंग एप्टीट्यूड जो है, इसको हिंदी में शिक्षण अभिक्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? टीचिंग एप्टीट्यूड को हिंदी में शिक्षण अभिक्षमता कहते हैं। शिक्षण जो शब्द है, अच्छा ये देख लेते हैं एक बार। शिक्षण जो शब्द है वो शिक्ष धातु से बना है। कौन सी धातु से बना है? शिक्ष धातु से बना है। और अभिक्षमता एक शब्द है, अभिक्षमता, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है अभि और दूसरा है क्षमता। इतनी बात आप सभी को क्लियर है? एक है अभि, दूसरा है क्षमता। और अभिक्षमता को हम कहते हैं उन्मुखीकरण। क्या कहते हैं? उन्मुखीकरण। इतनी बात आप सभी को क्लियर है? इतनी बात हमने यहाँ तक पढ़ ली थी। यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें, शिक्षण अभिक्षमता की परिभाषा की यदि हम बात करें, तो किसी भी विषय वस्तु को सीखने के लिए उस वस्तु की तरफ उन्मुख होना, उस वस्तु की तरफ अपना मुख करना, उसी को क्या कहते हैं? शिक्षण अभिक्षमता कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? शिक्षण अभिक्षमता कहते हैं। यहाँ तक हमने कल बात कर ली थी आपसे। उसके बाद हमने बताया था कि शिक्षण प्रक्रिया में जब हम कोई भी शिक्षण कार्य करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने समस्या आती है। ठीक है, हमने देख लिया था कि शिक्षण कार्य जब हम करने जाते हैं तो सबसे पहले क्या आती है? समस्या आती है। उस समस्या के समाधान के लिए हमने बताया था कि हम कुछ ना कुछ उद्देश्य बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उद्देश्य बनाते हैं। और इन उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं? शिक्षण कार्य करते हैं। क्या करते हैं? शिक्षण कार्य करते हैं। और जब हमारा शिक्षण कार्य समाप्त हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं। तब हम क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं। इतनी बात आप सभी को स्पष्ट है? यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। शिक्षण की प्रक्रिया में हमने क्या क्या पढ़ा है? शिक्षण का अर्थ हमने पढ़ लिया है। और हमें क्या क्या पढ़ना है? देखिए, शिक्षण की प्रक्रिया में हमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमने देखा है अर्थ। सबसे पहले हमें पढ़ना है शिक्षण का अर्थ, और फिर उसके बाद पढ़ना है शिक्षण का उद्देश्य। उसके बाद हमें पढ़ना है शिक्षण की अवस्थाएं। ठीक है, उसके बाद हमें पढ़ना है शिक्षण के स्तर। उसके बाद हमें पढ़ना है शिक्षण के स्तर, और फिर हमें पढ़ना है शिक्षण व्यूहरचना। फिर हमें पढ़ना है शिक्षण व्यूहरचना। इतनी चीज़ें हमें पढ़नी है। इतनी चीज़ों में हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। शिक्षण का अर्थ हमने देख लिया है। शिक्षण के अर्थ में हमने परिभाषा शिक्षण की हमने बता दी। शिक्षण की परिभाषा हमने बता दी है। शिक्षण का अर्थ हमने देख लिया है। उसके बाद हम बात करते हैं शिक्षण का उद्देश्य। पहले के समय में शिक्षण का उद्देश्य पढ़ना था, केवल पढ़ाई करना था। लेकिन आज का जो मॉडर्न टाइम है, इस ज़माने में शिक्षण का उद्देश्य केवल पढ़ाई करना नहीं है, बल्कि किसी भी बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है। किसी भी बच्चे का कैसा विकास करना है? सर्वांगीण विकास करना है। ठीक है, इतनी बात हमने कल कर ली थी आपसे। इतनी बात हमने आपसे कर ली थी कल। उद्देश्य जो है उसमें
किसी भी शिक्षार्थी का, किसी भी छात्र का कैसा विकास करना है? सर्वांगीण विकास करना है। सर्वांगीण विकास जो होता है वो सभी अंगों का विकास होता है, एक प्रकार से हम समझ सकते हैं। उसके बाद सर्वांगीण विकास के अंतर्गत हमने बहुत सारे विकासों को देखा था। जैसे मैं बात करूं शारीरिक विकास की, या मैं बात करूं मानसिक विकास की, या मैं बात करूं सामाजिक विकास की, या फिर मैं बात करूं सांवेगिक विकास की, या फिर नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, या फिर भाषा विकास इत्यादि बहुत सारे विकासों की हमने कल बात की थी नहीं। उसके बाद हमने देखा था शारीरिक विकास क्या होता है, फिर देखा था मानसिक विकास क्या होता है, फिर देखा था शारीरिक विकास क्या होता है, सामाजिक विकास क्या होता है, फिर देखा था सामवेगिक विकास क्या होता है, यानी भाषाई विकास, चारित्रिक विकास, नैतिक विकास इत्यादि। हमने इन सब की परिभाषाओं को बहुत अच्छे से देख लिया है। ठीक है, हम बात कर रहे थे मानसिक विकास की। ठीक है, हम बात कर रहे थे मानसिक विकास की। मानसिक विकास जो होता है, चलिए मैं इसको लिख देता हूँ। हम बात कर रहे थे किसकी? मानसिक विकास की। ठीक है, हम बात कर रहे थे मानसिक विकास की। मानसिक विकास में 3 चीज़ें होती हैं। पहला है बुद्धि, दूसरा है व्यक्तित्व, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा आता है अधिगम। यहाँ तक हमने देख लिया था। बुद्धि को इंग्लिश में इंटेलिजेंस कहा जाता है, व्यक्तित्व को इंग्लिश में पर्सनैलिटी कहा जाता है, और अधिगम को इंग्लिश में लर्निंग कहा जाता है। कल हमने अधिगम तक ला करके छोड़ा था। ठीक है, आज हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। अधिगम किसे कहते हैं? कल हमने अधिगम तक पढ़ लिया था। ठीक है, कहाँ तक पढ़ लिया था? अधिगम तक पढ़ लिया था। अधिगम को इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं, आप सभी को पता है। ये कल हमने अच्छे से चर्चा इसकी कर ली है। ठीक है, अधिगम को क्या कहते हैं? लर्निंग कहते हैं। लर्निंग जो है वो सीखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन अधिगम जो है वो सीखने और सिखाने दोनों की प्रक्रिया है। इतनी बात आप सभी को याद रहेगी, अब हम बात करते हैं ये जो अधिगम है इसके कंपोनेंट्स की। अधिगम के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 4 कंपोनेंट्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं 4 कंपोनेंट्स? एक है उद्दीपक, दूसरा है अनुक्रिया, तीसरा है अभिप्रेरणा, चौथा है पुनर्बलन। उद्दीपक को इंग्लिश में स्टिमुलस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टिमुलस बोला जाता है। अनुक्रिया को रिस्पॉन्स कहते हैं, अभिप्रेरणा को मोटिवेशन कहते हैं, और पुनर्बलन को रेनफोर्समेंट कहते हैं। रेनफोर्समेंट कहते हैं। अब आप मुझे बताइए, उद्दीपक किसे कहते हैं, अनुक्रिया किसे कहते हैं, अभिप्रेरणा किसे कहते हैं, या पुनर्बलन किसे कहते हैं? आप में से कितने लोग इनको जानते हैं? आप में से कितने लोग इन चारों को जानते हैं? कमेंट में बताओ। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं उद्दीपक की। उद्दीपक किसे कहते हैं? उद्दीपक कहते हैं जिससे हम देखकर सीखते हैं, उसको क्या कहते हैं? उद्दीपक कहते हैं। जैसे यदि आप किसी व्यक्ति को कोई कार्य करते हुए देख लेते हो, और उस व्यक्ति से आप जो वो कार्य कर रहा है उसको सीख लेते हो, तो फिर जो आपने सीखा, जिस व्यक्ति से सीखा, वो जो व्यक्ति है वो क्या है? उद्दीपक है। बात समझ में आ रही है? जैसे आपने मुझसे कुछ सीख लिया, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का पाठ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और आपने ये पूरा पाठ मुझसे सीख लिया, तो मैं क्या हुआ? मैं उद्दीपक हुआ। बात समझ में आ रही है? उसको क्या कहते हैं? उद्दीपक कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? इसको क्या कहते हैं? स्टिमुलस बोला जाता है। और ये जो उद्दीपक है ये कितने प्रकार का होता है? ये जो उद्दीपक है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है कंडीशनल स्टिमुलस और एक होता है अनकंडीशनल स्टिमुलस। बात समझ में आ रही है? एक होता है कंडीशनल स्टिमुलस, एक होता है अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनल स्टिमुलस होता है जिसमें कोई कंडीशन नहीं होती है, अनकंडीशनल होता है। जिसमें कोई कंडीशन ना हो वो क्या है? अनकंडीशनल है। सीधी सी बात है, परिभाषा से ही हमें पता चल जाता है। जिसमें कोई कंडीशन ना हो वो क्या है? अनकंडीशनल है। और ये जो अनकंडीशनल स्टिमुलस है ये क्या है? ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे एक कुत्ता जब भी भोजन को देखता है तो उसका स्वभाव है कि वो लार गिराता है कि नहीं? जब भी आप
कुत्ते के सामने भोजन रखोगे तो कुत्ते की ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि वो जब भी भोजन को देखेगा तब तब लार गिराएगा। तो इसको क्या कहते हैं? कंडीशनल स्टिमुलस। इसको बोलते हैं अनकंडीशनल स्टिमुलस। इसमें कोई कंडीशन नहीं होती है। इसमें कुत्ते का और भोजन का सीधा संबंध होता है। यदि हम बात करें कंडीशनल स्टिमुलस की, ठीक है। देखिए, अनुबंधित उद्दीपक और एक होता है अनअनुबंधित उद्दीपक। अनअनुबंधित उद्दीपक का होता है अनकंडीशनल स्टिमुलस, इसको इंग्लिश में बोला जाता है। और अनुबंधित उद्दीपक होता है कंडीशनल स्टिमुलस, ठीक है। अनुबंधित, किसी से बंधा हुआ, यानी किसी में इसमें कुछ कंडीशन लगी हुई है, कंडीशनल है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसलिए इसको अनुबंधित उद्दीपक कहा जाता है। और अनअनुबंधित उद्दीपक किसे कहते हैं? जिसमें कोई कंडीशन ना हो, अनकंडीशनल हो, उसको क्या कहते हैं? अनअनुबंधित उद्दीपक कहते हैं। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यहाँ तक आपने सीख लिया। जैसे कुत्ते का और भोजन का सीधा संबंध है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन यदि हम एक यहाँ पर कंडीशन जोड़ दें, कि कुत्ते को भोजन तो देंगे, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे? हम घंटी बजाएंगे, ठीक है। हमने घंटी बजाई, कुत्ते को भोजन दिया, और कुत्ते की ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जब वो भोजन देखता है तब तक वो लार गिराता है ना। इतनी बात आप सभी को समझ में आ रही है? इतनी बात आप सभी को स्पष्ट है? तो कुत्ता जब भी भोजन देखेगा तब तक लार गिराएगा। ये किस में आता है? कुत्ते का भोजन से संबंध यहाँ पर सीधा बैठता है। इसमें कोई कंडीशन नहीं है, तो ये अनकंडीशनल है। तो ये क्या हुआ? अनकंडीशनल स्टिमुलस हुआ, अनअनुबंधित उद्दीपक हुआ। लेकिन यदि हम उस कुत्ते को भोजन देने से पहले घंटी बजाते हैं और फिर उसके बाद भोजन देते हैं और फिर कुत्ता लार गिराता है, और हम इसी प्रक्रिया को 10, 20, 30, 40, 50 बार करते हैं। इसी प्रक्रिया को कितनी बार करते हैं? 10, 20, 30, 40, 50 बार करते हैं। लगातार इस प्रक्रिया को करते जाते हैं। तो अब कुत्ते के माइंड में ये बात बैठ गई कि जब भी घंटी बजती है तब तक मुझे भोजन मिलता है, जब घंटी बजती है तब तक मुझे क्या मिलता है? भोजन मिलता है। अब उसके माइंड में, कुत्ते के माइंड में ये चीज़ बैठ गई है कि जब घंटी बजेगी तब तक लार गिरेगी, जब घंटी बजेगी तब तक मुझे क्या होगा? भोजन मिलेगा। इतनी बात आप सभी को स्पष्ट है? और ये कुत्ते का स्वभाव है, जब उसे भोजन मिलेगा तब तक वो लार गिराएगा। लेकिन एक दिन क्या होता है? एक दिन यह होता है कि एक दिन घंटी तो बजती है, लेकिन कुत्ते को भोजन नहीं मिलता है। फिर भी कुत्ता लार गिराता है। फिर भी कुत्ता क्या करता है? लार गिराता है। देखिए, घंटी बजने से और कुत्ते की लार का कोई संबंध नहीं है। कोई संबंध है क्या? नहीं है, कोई संबंध नहीं है ना। लेकिन फिर भी घंटी बजी और कुत्ते ने लार गिराई, तो इसका क्या हो गई? इसमें यहाँ पर एक कंडीशन लग गई ना, घंटी की कंडीशन लगा दी। अगर डायरेक्टली किसी भी कुत्ते को आप भोजन दोगे तो वो उस भोजन को देख करके लार गिराएगा। लेकिन यदि किसी भी कुत्ते को आप घंटी बजाओगे तो वो लार नहीं गिराएगा। लेकिन ये जो कुत्ता है यदि घंटी बजेगी तो इसकी लार गिरेगी, क्योंकि अब संबंध किससे हो गया? कुत्ते की लार का घंटी से हो गया है। अब घंटी से क्या हो गया है? कुत्ते की लार का संबंध हो गया है। तो इसमें कंडीशन लग गई घंटी की। तो घंटी और कुत्ते की लार का संबंध इसमें होता है। इतनी बात आप सभी को स्पष्ट है? ये अनकंडीशनल स्टिमुलस आप समझ गए, जिसमें कोई कंडीशन ना हो। और अनकंडीशनल स्टिमुलस की खूबसूरती क्या है? कि ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। और कंडीशनल स्टिमुलस की खूबसूरती ये है कि ये अस्वाभाविक प्रक्रिया है। कुत्ते का स्वभाव नहीं है घंटी को देख करके लार गिराने का, लेकिन फिर भी उस कुत्ते ने घंटी को देखकर लार गिराई, तो ये कैसी प्रक्रिया है? ये अस्वाभाविक प्रक्रिया है। इतनी बात आप सभी को समझ में आ रही है? ये सब आपको थ्योरी में मिल जाएगा, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। उद्दीपक आपको समझ में आ गया, ठीक है? उद्दीपक आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं अनुक्रिया की। अनुक्रिया किसे कहते हैं? उद्दीपक को देखकर जो सीखा है, यानी उद्दीपक किसे कहते हैं? जिससे हम देखकर सीखते हैं उसे क्या कहते हैं? उद्दीपक कहते हैं। वो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, या कुछ अन्य हो सकता है, ठीक है? जिससे भी हम देखकर कुछ ना कुछ सीखते हैं वो क्या है? उद्दीपक है। और उद्दीपक से जो हमने सीखा है उसी को जब हम करते हैं तो वो रिस्पॉन्स है। वो क्या है? वो रिस्पॉन्स है, वो अनुक्रिया है। क्रिया पर क्रिया अनुक्रिया है। आपने जो देखा और जो उद्दीपक से सीखा, उसी सीखने को आप अपने घर पर करते हैं या आप उसे करते हैं, कहीं भी करते हैं, तो वो क्या है? रिस्पॉन्स है। आपने कहीं से खाना बनाना सीखा, ठीक है? तो जिससे आपने सीखा है खाना बनाना, वो क्या है? वो उद्दीपक है।
लेकिन जब उस खाने को आप अपने घर में बनाते हैं, तो वो जो आपने खाने को अपने घर में बनाया, वो क्या है? रिस्पॉन्स है। आपने रिस्पॉन्स ही तो किया। पहले आपने सीखा और फिर उसके बाद आपने रिस्पॉन्स किया। रिस्पॉन्स तो आप सभी जानते हैं, है नहीं? इतनी बड़ी क्लास में आकर के मैं इतना तो एक्सेप्ट आपसे कर ही सकता हूँ कि रिस्पॉन्स तो आप सभी जानते हैं, ठीक है? तो जो हम उद्दीपक से सीखते हैं और सीखने के पश्चात फिर उस कार्य को करते हैं, तो वो क्या है? वो रिस्पॉन्स है। सीधा हमें पता चल जाता है वो रिस्पॉन्स है, ठीक है? रिस्पॉन्स सबको क्लियर हो गया? रिस्पॉन्स सबको क्लियर हो गया। उद्दीपक भी सबको क्लियर होगा, जिसे देखकर सीखा जाता है, वो क्या है? उद्दीपक है। और सीखने के पश्चात जो हम उस कार्य को करते हैं, वो क्या है? रिस्पॉन्स है। दोनों चीज़ें क्लियर है। उद्दीपक हमने बता दिया 2 प्रकार का है, कंडीशनल और अनकंडीशनल स्टिमुलस, ठीक है? अब हम बात करते हैं अभिप्रेरणा की। किसकी बात करते हैं? अभिप्रेरणा की। अभिप्रेरणा क्या है? सीखने की प्रक्रिया में कोई तत्व ऐसा मिल जाता है जिससे हम क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। जैसे इसी चीज़ को हम दोबारा कनेक्ट करेंगे कि आपने किसी से खाना बनाना सीखा, वो उद्दीपक है, और आपने इसी क्रिया को अपने घर पर करा, वो रिस्पॉन्स है। लेकिन आपका मन नहीं है करने का, तो उस समय कोई अन्य व्यक्ति आपको प्रेरित करता है कि खाना बनाओ, और 2-3 कटु वचन ऐसे बोल देता है जो आपको दिल पर लग जाते हैं कि भाई खाना तो मैं बना करके रहूँगा। आपको बोल दिया कि तू कभी खाना नहीं बना पाएगा, तो इतनी सारी चीज़ें बोल दी। तो अब उसके अंदर क्या आ गया कि भाई अब तो खाना बना कर रहूँगा। तो वो जो चीज़ है वो क्या हो गया? वो मोटिवेट हो गया। उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे अभिप्रेरणा। किसी से प्रेरणा लेना, किसी से क्या लेना? प्रेरणा लेना, मोटिवेशन लेना, वो क्या है? अभिप्रेरणा है। इतनी बात आप सभी को क्लियर है? मैं एक ही चीज़ से सारी चीज़ों को कनेक्ट करता हुआ जा रहा हूँ, ठीक है? बात समझ रहे हैं ना? चलिए, उसके बाद अभिप्रेरणा आपको समझ में आ गया है। मोटिवेशन तो सभी जानते हैं ना, जब हम बहुत परेशान होते हैं तो हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है ना होती है? आवश्यकता होती है मोटिवेशन की। चलिए, मोटिवेशन हमने समझ लिया है। उसके बाद हम बात करते हैं पुनर्बलन की। किसकी बात करते हैं? पुनर्बलन की। पुनर्बलन क्या है? पुनर्बलन होता है यदि अधिगम की प्रक्रिया में कोई तत्व हमें बीच में ऐसा मिल जाए जिससे अधिगम की गति क्या हो जाए? एकदम से बढ़ जाए। अधिगम की गति क्या हो जाए? एकदम से बढ़ जाए। उसे क्या कहेंगे? उसे पुनर्बलन कहते हैं। पुनर्बलन कहते हैं। जैसे आप खाना बना रहे थे, ठीक है? आपने खाना बनाना सीखा, उद्दीपक से सीखा, और फिर उस कार्य को किया, रिस्पॉन्स किया, और फिर रिस्पॉन्स को करने के बाद आपका मन नहीं किया तो कोई एक व्यक्ति आ गया, आपको मोटिवेट करके चला गया और आप फिर से उस कार्य में लग गए, ठीक है? फिर से आप उस कार्य में लग गए। लेकिन वहीं पर कोई तत्व ऐसा आ गया जिसने क्या किया? आपको शाबाशी दे दी। अभी तो 2 मिनट पहले आपका मन नहीं था खाना बनाने का, लेकिन अभी क्या हुआ? अभी एक तत्व ऐसा आ गया, एक व्यक्ति ऐसा आ गया जिसने आपके खाने को देखकर क्या कर दिया? आपको शाबाशी दे दी कि बहुत बढ़िया खाना बना रहे हो आप तो, ठीक है? तो ये जो शाबाशी दी, और इससे खाने बनाने की प्रक्रिया क्या हो गई? एकदम से बढ़ गई। आपको लगा कि अच्छा, मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, मैं बहुत अच्छा खाना बना रहा हूँ। तो ये जो चीज़ है ना, ये फिर क्या हुआ? ये पुनर्बलन। इसको क्या कहते हैं? पुनर्बलन कहते हैं। कोई तत्व, वो जो तत्व है ना जिसने आपको बात आपसे बोली है, ये आपने आपको शाबाशी दी है नहीं? जिस व्यक्ति ने, जिस तत्व ने आपको शाबाशी दी है, वो तत्व क्या है? वो पुनर्बलन है, ठीक है? रेनफोर्समेंट। आपको क्या है? फोर्स लगाया है पीछे से, और जब फोर्स लगाएंगे तो कोई चीज़ आगे बढ़ेगी, है नहीं? फोर्स लगाएंगे तो कोई चीज़ आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? मुझे बताइए। रेनफोर्समेंट यहीं से हम निकाल सकते हैं। किसी भी चीज़ के ऊपर यदि हम फोर्स लगाएंगे तो वो चीज़ आगे बढ़ेगी। तो ये जो पुनर्बलन है, ये 2 प्रकार का होता है। ये जो पुनर्बलन है, ये 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का कौन कौन सा होता है? एक होता है सकारात्मक पुनर्बलन, एक होता है नकारात्मक पुनर्बलन। इतनी बात आप सभी को स्पष्ट है? ये जो पुनर्बलन है, ये पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक, ठीक है? सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि सकारात्मक पुनर्बलन भी अधिगम की गति को बढ़ाता है, और नकारात्मक पुनर्बलन भी अधिगम की गति को क्या करता है? बढ़ाता है। अच्छा, पुनर्बलन ही तो 2 भागों में बटा हुआ है। पुनर्बलन क्या है? अधिगम की गति को बढ़ाता है, चाहे फिर वो सकारात्मक पुनर्बलन हो या फिर नकारात्मक पुनर्बलन हो, अधिगम की गति को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा।
बताइए आप मुझे, अधिगम की गति को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा कि कम कर देगा? नकारात्मक है, आपको लग रहा है नकारात्मक है तो कम कर देगा? नहीं, कम नहीं करेगा। क्यों कम नहीं करेगा? क्योंकि ये पुनर्बलन है। लेकिन और पुनर्बलन का काम होता है अधिगम की गति को बढ़ाना। पुनर्बलन का काम होता है अधिगम की गति को क्या करना? बढ़ाना, ना कि रोकना। अब फिर चाहे वो सकारात्मक पुनर्बलन हो या नकारात्मक पुनर्बलन हो, दोनों से ही अधिगम की गति क्या होगी? बढ़ेगी। सकारात्मक पुनर्बलन कौन सा होता है और नकारात्मक पुनर्बलन कौन सा होता है? सकारात्मक पुनर्बलन जो होता है, इसके मिलने से, सकारात्मक पुनर्बलन के मिलने से अधिगम की गति बढ़ती है और नकारात्मक पुनर्बलन को दूर करने से अधिगम की गति बढ़ती है। ये फर्क है बस। कितना फर्क है? इतना फर्क है। यदि सकारात्मक पुनर्बलन होगा तो अधिगम की गति क्या होगी? उसके मिलने से बढ़ेगी। और नकारात्मक पुनर्बलन होगा तो उसकी गति कैसे बढ़ेगी? उस नकारात्मक चीज को दूर करने से बढ़ेगी। ठीक है, जैसे आप खाना बना रहे थे तो एक व्यक्ति ने आपको शाबाशी दे दी या खाना बनाने समय आपको कुछ पुरस्कार दे दिया, तो इससे क्या हुआ? खाने बनाने की जो प्रक्रिया है वो एकदम से आगे बढ़ गई, बहुत तेजी से आगे बढ़ी। ठीक है, यदि हम बात करें नकारात्मक पुनर्बलन की, नकारात्मक पुनर्बलन कौन सा होता है? जैसे भय, जैसे क्या? जैसे भय। ठीक है, अब कहोगे कि भय से कैसे गति बढ़ेगी? अधिगम की गति कैसे बढ़ेगी भय से? आप मेरे पास पढ़ने के लिए आए, सपोज करिए आप मेरे पास पढ़ने के लिए आए और आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं आता है। आपने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ने के लिए हमारी क्लास ज्वाइन की, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से भय है, लेकिन जब आप हमारी क्लास पर आए, हमने आपको पढ़ाया, हमने आपको समझाया, हमने आपको सिखाया और पढ़ाने, समझाने, सिखाने के बाद आपको चीज़ें आसान हो गई। चीज़ें क्या हो गई? आसान हो गई। और जब चीज़ें आसान हो गई तो आपका जो भय है वो क्या हो गया? दूर हो गया। बताइए आप मुझे, जब आपको टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं आता था, आपको जब टीचिंग एप्टीट्यूड से भय था, उस समय आप हमारे चैनल पर आए, हमारे चैनल पर आकर के आपने क्या किया? आपने जो इसकी पहली वीडियो देखी, दूसरी देखी, तीसरी देखी, चौथी देखी, पांचवी देखी, और जैसे जैसे आप इनकी वीडियो को देखते चले गए, वैसे टीचिंग एप्टीट्यूड जो चैप्टर था, जो आपको भय कर रहा था, जो जिससे आपको भय लग रहा था, वो भय आपका समाप्त होता चला गया कि ये तो बहुत आसान है, हम तो खामे डर रहे थे, ये तो बहुत आसान है। तो मैंने क्या किया? मैंने आपके भय को क्या कर दिया? दूर कर दिया। तो जब हम दूर करते हैं तो नकारात्मक पुनर्बलन है, और जब हम उसको जोड़ते हैं या उसको देते हैं तो वो क्या है? सकारात्मक पुनर्बलन है। सकारात्मक पुनर्बलन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? जैसे पुरस्कार है, जैसे उपहार है, जैसे शाबाशी है, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सकारात्मक पुनर्बलन होती हैं। ठीक है, सकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत आती हैं। और नकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत क्या क्या आता है? नकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत आता है जैसे भय है, क्रोध है, ठीक है, गर्मी है, विद्युत है, आघात है, तेजी से दौड़ना इत्यादि, ये सब क्या है? ये सब नकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत आते हैं। इतनी बात आप सभी को स्पष्ट है? यहाँ तक आप सीख लेंगे? यहाँ तक आपको समझ में आ गया है? जिन जिन बच्चों को समझ में आ गया कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताना है आपको चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें। देखिए, ये हमने देख लिया था उद्दीपक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं चीज़ों को ऊपर करता चला जाऊंगा, आपको क्या करना है? स्क्रीनशॉट लेना है ताकि नोट्स बना सकें और ऐसे ही लिख सकें। ठीक है, उसके बाद ये देख लो आप। देखिए, चीज़ों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। नोट्स तो आप कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन जो जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, मैंने नोट्स भी ऐसे ही बनाए हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चले जाओ। अच्छा, हमने यहीं तक पढ़ा है, कहाँ तक पढ़ा है हमने? पुनर्बलन तक पढ़ा है। आज की कक्षा को हम यहीं पर रोकेंगे और इससे आगे हम अगली कक्षा में आपसे फिर से मिलेंगे। ठीक है, और जो हमने पीछे से पढ़ा है उसको क्या करना है? आपको रिवाइज कर लेना है। रिवाइज करके आओगे तो ज़्यादातर हमारी चीज़ें समझ में आएंगी।
ठीक है। और एक काम आप कर लिया करें मेरे कहने से, जब भी आप वीडियो को देखें तो वीडियो की स्पीड को क्या कर लेना है, थोड़ा सा बढ़ा लेना है। ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है, आपको जहाँ तक समझ में आता है वहाँ तक आप बढ़ा सकते हैं। जब मैं वीडियो देखा करता था तो मैं तो 2 की स्पीड पर देखता था, मेरे समझ में आ जाता था 2 की स्पीड पर, और मैं नोट्स बनाता चला जाता था और ऐसे ही देखता था। इससे क्या होता है, इससे जो ना हमारा टाइम थोड़ा सा बच जाता है। और लाइव क्लास के चक्करों में मत पड़ा करो कि लाइव क्लास मिलेगी, ये होगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। कोई लाइव क्लास की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही कमेंट करो, यदि चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो कमेंट करना है, और कमेंट के माध्यम से हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, हमेशा जुड़े रहेंगे। इस वीडियो पर आप जब भी कमेंट करेंगे तब हम आपके इस कमेंट को देखते ही रहेंगे और उसका रिप्लाई भी आपको अवश्य मिलेगा। ठीक है, तो लाइव क्लास के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। लाइव क्लास हमारे टाइम वेस्ट कर देती हैं, वो बात एक अलग है। उसमें थोड़ी सी फैसिलिटी भी होती है कि बीच बीच में हम पूछते रहते हैं चीज़, जब तक हमारी चीज़ समझ में नहीं आती है बीच बीच में पूछते रहते हैं। लेकिन एक शिक्षक जो होता है वो इसी तैयारी से आता है ताकि छात्र का कोई डाउट ना रहे। आपके जितने भी डाउट होते हैं ना, वो उसी क्लास के अंदर आपको मिल जाते हैं। यदि आप उसको 2-3 बार ध्यान से देख लें तो सारे डाउट आपके क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आज की कक्षा को हम यहीं पर रोकेंगे। आपसे मुलाकात होगी अब अगली कक्षा में।